हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसके महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय दर्पण। इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन टॉपिक पे 25 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला सवाल है, यानी 26 नंबर है, फोकस पर अभिसरित करने वाला प्रकाश पुंज, प्रकाश का जो किरण पुंज होता है, अब परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है किस दर्पण में? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। क्योंकि देखिए, इस तरह से अवतल दर्पण इस तरह से कलई होता है और यहाँ से जो प्रकाश की किरण हम इस तरह से जाता है तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी समांतर हो जाता है। ठीक है, तो ये किस दर्पण में होता है? अवतल दर्पण में होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, F = r/2 सत्य है केवल। देखिए, F मतलब होता है फोकस दूरी, R होता है वक्रता त्रिज्या और /2 यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये दोनों दर्पण में के लिए यूजफुल है। ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर सवाल है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बिंब जो है वस्तु से बड़ा पाया जाएगा और आभासी और सीधा तो होगा ही, क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। ठीक है, दर्पण के जो चौड़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे कई किरण आरेख आपको दिखाया गया है, इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन सा किरण आरेख जो है सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, पहले तो हम इस किरण आरेख को देखते हैं। ये पहला है आपका, ऑप्शन ए है, ये बी है, इसमें देखिए ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है, जिसमें ए और बी दोनों। तो बिल्कुल ए गलत लग रहा है, क्योंकि ये जिस कोण से यहाँ गया इसी कोण से यहाँ लौटा, यानी इसमें कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है ना। लेकिन यहाँ तो गलत दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तो गलत है। और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इसका काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी गलत है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए, किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक। देखिए, इसका आंसर ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए, आवर्धित और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वास्तविक था और उल्टा प्रतिबिंब था तो ऋणात्मक बने आवर्धन होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आभासी है और सीधा प्रतिबिंब है तो धनात्मक होगा इसका आवर्धन। ये आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। ठीक है, दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। इसका कारण भी है
क्योंकि ऋणात्मक अगर हम लेते हैं तो दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है, अगर ऋणात्मक लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो आप क्या बनता है, हाँ, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। देखिए, एक अवतल दर्पण है, बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए कि उसका फोकस दूरी कितना है, उसको मापने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी को हम लोग माप लेंगे, यही इसका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी। अगला सवाल है 35 नंबर, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। देखिए, उत्तल दर्पण में अगर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने तो आवर्धन कैसा होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h1 और वस्तु के आकार h हो तो आवर्धन m का मान क्या होगा। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है उत्तल दर्पण में बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, यानी अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m बराबर h1 h डैश बटा h। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग, इसका आंसर आप लोग स्पष्ट रूप से जानते होंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, जिससे हम लोग पीछे की तरफ के वाहनों को देख पाते हैं, ये उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आभासी। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में कभी आभासी और कभी वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, तो ये समझना है आपको। आप बुक से भी इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, एक चार्ट इसमें दिया हुआ है बुक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण के फोकस के अंदर चेहरा को रखने पर ही आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम बताएं, ये इसका उत्तर होगा कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण के फोकस के अंदर चेहरे को रखने पर ही आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है। देखिए, निश्चित रूप से वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है वो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समतल और उत्तल। ठीक है, समतल और उत्तल दर्पण जो है, जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रवृत्ति जो होता है उल्टा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल समतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, समतल दर्पण भी इसमें के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समतल दर्पण का भी उपयोग हो सकता है, लेकिन ऐसे इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण ही होगा। साइंटिफिकली कह सकते हैं, वैज्ञानिक तौर पे अवतल दर्पण जो है वो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखने पर प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कर्तन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से क्या होगी? देखिए, बहुत सिंपल है, इसका प्रयोग आप लोग भी घर पे कभी किए होंगे, कोई अगर दर्पण आपके पास होगा तो। कहता है अवतल दर्पण को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को अगर हम सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं तो कुछ देर बाद जो एक कागज उसके नीचे रख देंगे तो वो कागज का जो एक बिंदु होगा वो जल उठेगा। इसका कारण क्या है? ये तो आप जानते हैं कि ये सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिंदु की दर्पण से दूरी क्या होगी? तो निश्चित रूप से वही दूरी होगी जो उस दर्पण की फोकस दूरी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, F = R/2, यानी इसमें 40/2 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 45 नंबर। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, ठीक है, डैश। ऑप्शन है अभिलंब होता है, ऑप्शन बी है 45 डिग्री पर झुका होता है, या ऑप्शन सी है 180 डिग्री कोण बनाता है, या 135 डिग्री का। देखिए, इसका सही उत्तर होना चाहिए मुख्य दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। कहता है कि एक दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? यानी अवतल दर्पण है और वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और बड़ा। यानी काल्पनिक को ही हम लोग आभासी भी कहते हैं, आभासी या बड़ा। किसी अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु की स्थिति दर्पण या ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा प्रतीत होता है। यह स्पष्ट हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो यहाँ एक समझाते हैं अभी। देखिए, यहाँ पे हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है, और यहाँ जो है C है और यहाँ F है। ठीक है, और C से जो है एक रेखा जो है आगे की तरफ बढ़ा, ये काल्पनिक रेखा डॉट 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 आगे बढ़ता गया, और F से भी एक रेखा जो है हम यहाँ से बढ़ाते हैं, ये आगे बढ़ते बढ़ते किसी बिंदु पर जाके मिलेगा। जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और रियल इमेज जो है इसके सामने यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, और ये लाइन जो है इसको इस तरह से काटता हुआ ये है ना, यहाँ तक पहुँचा हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दर्पण के पीछे इतना दूर जाकर जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना निश्चित रूप से वस्तु से तो बड़ा है, यानी यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। काल्पनिक तो है ही, ये वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी, काल्पनिक तो है ही, ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां
15 है, यानी एक गोलीय दर्पण है और एक पतला सा गोलीय लेंस है। दोनों की फोकस दूरियां -15 है। दर्पण और लेंस संभवतः हैं। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, अवतल या उत्तल दोनों हो सकता है, या अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण है। देखते इसका जो होगा ऑप्शन ए आंसर होगा, दोनों अवतल होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि दोनों की फोकस दूरी समान है और -15 ही है फोकस दूरी, तो ये अवतल में ही संभव है कि समान फोकस दूरी वाले दर्पण और लेंस जो है अवतल लेंस, अवतल दोनों ही अवतल होंगे, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का डैश कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र, या फोकस दूरी। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस। इसको फोकस कहा जाता है, एफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का। आप देखे होंगे कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें छोटा सा दर्पण लगा होता है, लेकिन कितना पीछे तक का, कितना दूरी तक का प्रतिबिंब जो है इसमें ये दिखाता है, कि बहुत दूर से भी अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको भी उसमें दिखाता है। तो इसका क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि F = R/2, यानी कहता है कि जो फोकस दूरी F है वो वक्रता त्रिज्या का क्या है, तो आधा है ना, आधा के बराबर है। इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं किस तरह के दर्पण? सोलर कुकर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान और गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, अवतल, उत्तल और समतल। देखिए इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो है नाक, कान और गले की जांच के लिए करते हैं। ठीक है, I = R नहीं लागू होगा किस पर? ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये समतल, अवतल और उत्तल तीनों पर लागू होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि I = R किसी भी दर्पण पर लागू नहीं होता है। यह लेंस के लिए सूत्र होता है। ठीक है, लेंस के लिए होता है, दर्पण के लिए नहीं होता है। 55 नंबर है, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? देखिए टॉर्च से जो होता है लाइट जो निकलता है वो क्या होता है, फैलता है ना। इसमें एक जगह से, एक बिंदु से लाइट निकलता है और फैलता है ये। तो इसमें किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। संतृप्त प्रकाश पुंज। देखिए संतृप्त का मतलब होता है कि एक बिंदु से निकलकर इस तरह से फैलना, इस तरह से फैलाव होता है ना लाइट का, ये संतृप्त हो गया। और अपसृत का मतलब होगा, देखिए अपसृत का मतलब होगा कि एक बिंदु से निकलकर ये एक, मतलब एक प्रकाश स्रोत से निकलकर एक बिंदु तक जाना, ये अपसृत हो गया। और समांतर तो आप समझते ही हैं कि प्रकाश पुंज से समांतर दिशा में प्रकाश जाना, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और क्या होता है, सीधी ही गमन करता है, यानी समांतर होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है। डी का मान क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 सेंटीमीटर। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर होती है, इस दर्पण को अगर हम सूर्य के प्रकाश के सामने रखते हैं, दर्पण से डी दूरी पर अगर स्थित माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान अवश्य ही 20 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश किरण जो होता है वो परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस पर ही संतरित होती है। इस कारण से संतरित होती है, इस कारण से क्या होगा कि माचिस की तीली जल उठती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या उत्तल हो सकता है। देखिए, दर्पण के सामने किसी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। तो सीधा, देखिए सीधा जो होता है अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है किसी कंडीशन में। इसके कंडीशंस है, इस आधार पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब सदा आभासी और सीधा बनता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, तभी तो हम लोग आईने में अपने प्रतिबिंब को आसानी से देख पाते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में भी किसी बिंब का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। अतः दोनों प्रकार के दर्पणों के सामने हम कह सकते हैं कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हाँ, उत्तल दर्पण में किसी दूसरे परिस्थिति में देखा जाए तो उल्टा भी बनता है। लेकिन इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। समतल और उत्तल दोनों में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी कार का अग्रदीप यानी जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। इसका कारण क्या है? अवतल दर्पण ही क्यों प्रयोग में लाया जाता है उसको समझ लेते हैं। अवतल दर्पण के फोकस दूरी पर बल्ब लगा होता है। इससे निकलने वाला प्रकाश किरण अग्रदीप के अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। अतः दूर तक आगे तक का रास्ता चालक स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि कोई अवतल दर्पण है, उसके फोकस पर क्या लगा हुआ है? एक बल्ब है, उसके सामने एक अवतल दर्पण लगा हुआ है। तो उससे जो क्या होगा ना कि उसके समांतर रेखा पे जो लाइट है आगे की तरफ बढ़ेगा, यही बात है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसको समझने के लिए हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनंत, क्योंकि समतल दर्पण जो है आपतित किरण परावर्तन के बाद अपवर्तित किरण से भी किरणें भी समांतर हो जाती है। अतः परावर्तित किरणें अनंत पर मिलती है। अतः समतल दर्पण की फोकस दूरी कह सकते हैं कि अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान बने? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के समान बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा?
देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका यह दर्पण कैसा होगा उसको बताना है, उत्तल होगा या अवतल होगा या समतोत्तल होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल होगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी जो है +20 है। ठीक है, अगर माइनस में ऋणात्मक रहता तो अवतल होता। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग इस टॉपिक का कंप्लीट हुआ गोलीय दर्पण का। अगला टॉपिक हम लोग के नेक्स्ट डे के लिए है प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखे होंगे और इसमें से आपको जो एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है समझ में आया होगा। इसलिए आगे आने वाले वीडियोज़ भी आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है। धन्यवाद।